भरतपुर नामक एक शांत और खूबसूरत गांव, जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट से होती है। लेकिन उसी गांव में एक बड़ा पक्का मकान भी था, जो दूर से ही अपनी शान दिखाता था। वो मकान था सेठ हजारी प्रसाद का। धन दौलत की उनके पास कोई कमी नहीं थी। तिजोरियां भरी रहती थीं, अनाज के गोदाम भरे रहते थे। लेकिन दिल इतना छोटा कि एक दाना भी खर्च करने में उन्हें तकलीफ होती थी। अरे ओहो, ये क्या? मेरी चाय में ये मक्खी कहाँ से गिर गई? लगता है किसी हलवाई की दुकान से आई थी ये मक्खी। आहा, चाय के साथ साथ जलेबी का स्वाद भी आ गया। चलो अच्छा है, अब कुछ दिनों तक जलेबी खाने की छुट्टी। सेठ की ये बात सुनकर कोई भी हैरान रह जाता। जहाँ लोग मक्खी गिरने पर चाय फेंक देते हैं, वहीं सेठ हजारी प्रसाद उसमें भी फायदा ढूंढ लेते थे। उनके लिए हर चीज में बचत ही सबसे बड़ी खुशी। हे भगवान, इतना पैसा होते हुए भी ये हाल है। क्या करूं मैं इनका? सेठानी की आंखों में हल्की उदासी साफ दिखाई देती थी। वो चाहती थी कि कभी तो उसका पति खुलकर जिए, लेकिन सेठ के लिए हर खुशी से बड़ी चीज थी बचत। घर के एक कोने में खड़ी सेठानी की आंखों में हल्की नमी थी, चेहरे पर थकान और मन में शिकायतें भरी हुई थी। इतना बड़ा घर, इतना धन, लेकिन उसके हिस्से में आई थी सिर्फ कमी और समझौता। हर छोटी छोटी चीज के लिए उसे सोचना पड़ता था। कभी मिठाई की इच्छा अधूरी रह जाती, तो कभी पसंद का खाना भी नसीब नहीं होता। वो मन ही मन भगवान से शिकायत करने लगी। हे भगवान, क्या करूं इनकी इस कंजूसी का? हर चीज के लिए इन्होंने मुझे रुला रखा है। इतना धन होते हुए भी जैसे हम गरीबों की तरह जी रहे हैं। उसी समय उसके मन में एक छोटी सी इच्छा जागी। बहुत दिनों से दबा हुआ एक साधारण सा सपना। आज उसने ठान लिया कि वो अपनी बात जरूर रखेगी। सुनिए जी, आज मछली खाने का बड़ा मन हो रहा है। आप बाजार से ले आइए ना। पिछले 1 साल से आपको बोल रही हूँ, और आप हैं कि बस टरका जा रहे हैं। सेठानी की आवाज में इस बार जिद भी थी और दर्द भी। वो सिर्फ मछली नहीं मांग रही थी, बल्कि अपने हिस्से की छोटी सी खुशी मांग रही थी। अरे भाग्यवान, ये मछली वछली बहुत महंगी आती है। फालतू खर्च करने की क्या जरूरत है? घर में जो है वही खा लो। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। लेकिन इस बार सेठानी चुप रहने वाली नहीं थी। उसने मन ही मन ठान लिया था, आज तो मछली खाकर ही रहेगी। नहीं, आज तो मुझे मछली ही खानी है। आपको लानी ही पड़ेगी। सेठ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, कभी बहाने बनाए, कभी खर्च का डर दिखाया, लेकिन आज सेठानी अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार थक हार कर, मजबूर होकर कंजूस सेठ हजारी प्रसाद को बाजार जाना ही पड़ा। सेठ हजारी प्रसाद धीरे चलते हुए भरतपुर के बाजार की ओर बढ़ने लगा। रास्ते भर उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, कैसे भी करके कम से कम पैसे खर्च करने हैं। कुछ ही देर में वो गांव के भीड़ भाड़ वाले बाजार में पहुंच गया। चारों तरफ दुकानों की कतारें, कहीं सब्जियों की खुशबू तो कहीं मसालों की तीखी महक, लोगों की आवाजें, दुकानदारों की पुकार, पूरा बाजार जैसे जीवंत हो उठा था। इसी भीड़ के बीच सेठ की नजर एक मछली वाले पर पड़ी, जहां ताजी मछलियां सजी हुई थीं। सेठ तुरंत उसी दुकान की ओर बढ़ गया। अरे भैया, ये मछली कितने की दी? ये मछली 100 रुपए की है सेठ जी, ताजी है, अभी अभी आई है। दाम सुनते ही सेठ के चेहरे का रंग बदल गया, जैसे किसी ने उसकी जेब काट ली हो। क्या? 100 रुपए? अरे ये तो बहुत ज्यादा है। भाई तुम तो बहुत ठग रहे हो यार। इतनी सी मछली के इतने पैसे? जहाँ से तुम ये मछली लाते हो, वहाँ इतने की थोड़ी ना मिल। सेठ की बात सुनकर दुकानदार को भी गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। सेठ जी, अगर महंगी लग रही है तो मत लीजिए, जाइए थोक वाले से ले लीजिए, शायद वहाँ सस्ती मिल जाए। दुकानदार की बात सुनकर सेठ ने एक पल भी नहीं सोचा। उसे तो बस सस्ता चाहिए था, और बिना समय गवाए वो तुरंत थोक वाले की दुकान की ओर बढ़ गया। मछली वाले से बहस करने के बाद सेठ हजारी प्रसाद कदमों से आगे बढ़ा और बाजार के उस हिस्से में पहुंच गया जहां थोक की दुकानें लगी हुई थीं।
यहाँ भीड़ थोड़ी कम थी, लेकिन बड़े बड़े टोकरों में ढेर सारी मछलियां सजी हुई थीं। थोक वाला आराम से अपनी दुकान पर बैठा ग्राहकों से निपट रहा था। तभी वहां सेठ हजारी प्रसाद पहुंचा। चेहरे पर वही पुरानी आदत, कम से कम खर्च करने की जिद। अरे भैया, ये मछली कितने की थी? ये मछली 80 रुपए की है सेठ जी। थोक का रेट है, इससे सस्ती कहीं नहीं मिलेगी। दाम सुनते ही सेठ का चेहरा फिर से उतर गया। उसे तो उम्मीद थी कि यहाँ बहुत सस्ता मिलेगा। इतनी की तो मैं नहीं लूंगा। वैसे भी जहाँ से तुम ये मछली लाते हो वहाँ इतने की थोड़ी ही मिलती होगी। ओहो, 80 रुपए, ये भी बहुत महंगी है। बार बार की इस बात से थोक वाला भी थोड़ा चिढ़ गया। उसे समझ आ गया था कि सामने खड़ा आदमी बहुत बड़ा कंजूस है। अरे सेठ जी, अगर इतना ही सस्ता चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम तो नदी से मछली लेकर आते हैं। वहाँ तो बिल्कुल मुफ्त मिलती है। जाइए, आप भी वहीं से पकड़ लाइए, एकदम फ्री। थोक वाले ने तो ये बात मजाक में कही थी, लेकिन सेठ हजारी प्रसाद ने इसे सच मान लिया। उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। बस फिर क्या था, मुफ्त के लालच में अंधा हुआ सेठ तुरंत नदी की ओर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि यही लालच उसे बड़ी मुसीबत में डालने वाला है। थोक वाले की बात सुनते ही सेठ हजारी प्रसाद मन में जैसे लालच की चिंगारी भड़क उठी। मुफ्त, ये शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहा था। बिना एक पल गवाए वो तेज कदमों से बाजार से बाहर निकल पड़ा और नदी की खोज में इधर उधर भटकने लगा। रास्ता सुनसान होने लगा। गांव की चहल पहल पीछे छूट गई। अब सिर्फ पैरों की सरसराहट और हवा की आवाज साथ थी। लेकिन सेठ को किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मुफ्त की मछली। काफी देर भटकने के बाद आखिरकार उसे दूर से पानी की चमक दिखाई दी। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, वैसे वैसे उसकी चाल तेज होती गई और कुछ ही पलों में वो एक बहती हुई नदी के किनारे खड़ा था। नदी का पानी साफ और ठंडा था, धीरे धीरे बहता हुआ, और उसमें इधर उधर छोटी छोटी मछलियां तैर रही। आहा, वाह! अरे मिल गई नदी। देखो तो सही, कितनी सारी मछलियां हैं। अब तो मजा आ गया। चलो, अब जल्दी से इस नदी से बढ़िया बढ़िया मछली पकड़ लाता हूँ, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। नदी किनारे खड़ा सेठ हजारी प्रसाद उत्सुकता से पानी में तैरती मछलियों को देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर लालच साफ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था जैसे आज बिना एक पैसा खर्च किए उसका काम बन जाएगा, और देखते ही देखते कमर तक पहुंच गया। लेकिन सेठ को किसी बात की चिंता नहीं थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ मछलियों पर था। अनजाने में वो नदी की काफी गहराई तक पहुंच गया। अब पानी उसके सीने तक आ चुका था। लेकिन तभी उसका पैर अचानक फिसला और अगले ही पल सेठ का शरीर गहरे पानी में डूबने लगा। उसके चेहरे की खुशी अचानक डर में बदल गई। अब उसे एहसास हुआ कि उसे तो तैरना ही नहीं आता। बचाओ! अरे कोई बचाओ! हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? नदी का तेज बहाव उसे अंदर की ओर खींचता जा रहा था। वो जितना बाहर आने की कोशिश करता, उतना ही और घबराने लगता। अब उसे अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखों में डर साफ झलक रहा था। और तभी उसे भगवान याद आने लगा। हे भगवान, मेरी जान बचा लो। बाहर में गई ये मछलियां। अगर मैं इस नदी से बाहर निकल गया तो पूरे 101 ब्राह्मणों को भोजन खिलाऊंगा। बस प्रभु, मुझे बचा लीजिए। मन्नत मांगने के बाद जाने कहां से उसके अंदर थोड़ा साहस आ गया। उसने आंखें बंद की और हाथ पैर मारते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही देर में वो थोड़ा उथले पानी तक पहुंच गया। आंखें खोलकर जब उसने देखा कि वो थोड़ा बाहर आ चुका है, तो उसके चेहरे पर थोड़ी राहत आई। लेकिन अगले ही पल उसकी पुरानी कंजूसी फिर जाग उठी। अरे यार, मैंने भी बिना सोचे समझे 101 ब्राह्मण बोल दिए। आधी नदी तो मैं पार कर ही चुका हूँ। थोड़ा कम कर देता हूँ। हे प्रभु, पिछली वाली मन्नत में मैं थोड़ा जोश में बोल गया था। 101 तो बहुत ज्यादा है। अगर अब मैं बाहर निकल जाऊं तो 51 ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराऊंगा। इतना कहकर उसने फिर हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने लगा।
अब पानी थोड़ा और कम हो गया था। उसे लगने लगा कि अब तो जान बच ही जाएगी। और जैसे जैसे खतरा कम होता गया, वैसे वैसे उसकी मन्नत भी छोटी होती गई। हे प्रभु, 51 भी थोड़ा ज्यादा हो रहे हैं। अगर अब बच गया तो 11 ब्राह्मणों को जरूर भोजन कराऊंगा। कुछ देर बाद वो नदी के बिल्कुल किनारे पहुंच गया। अब पानी सिर्फ घुटनों तक रह गया था। जान बचती देख उसके तेवर एकदम बदल गए। हे भगवान, 11 ब्राह्मण भी बहुत ज्यादा है। 11 ना सही, एक ब्राह्मण को तो भोजन करा ही दूंगा। बस एक ही काफी है। आखिरकार हाफता हुआ, डरा हुआ, भीगा हुआ सेठ हजारी प्रसाद नदी से बाहर निकल आया। लेकिन बाहर आते ही उसकी जान तो बच गई, पर उसकी कंजूसी अभी भी जिंदा थी। नदी से बाहर निकलने के बाद सेठ हजारी प्रसाद ने राहत की लंबी सांस ली। उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन अब उसे अपनी मन्नत याद आने लगी। उसने भगवान से वादा किया था कि वो एक ब्राह्मण को भोजन कराएगा। लेकिन समस्या ये थी, उसके मन में बार बार एक ही बात चल रही थी। ऐसा ब्राह्मण कहाँ मिलेगा जो बहुत कम खाता हो? बस फिर क्या था, सेठ गांव-गांव घूमने लगा। जहां भी कोई पंडित दिखाई देता, वो तुरंत उससे खाने के बारे में पूछने लगता। लेकिन हर बार जवाब सुनकर उसका चेहरा उतर जाता। फिर उसे एक पंडित जी मिले। पंडित जी, आप कितना भोजन करते हैं? बस कुछ खास नहीं, 1 या 2 पूरियां और थोड़ा हलवा। इतना सुनते ही सेठ के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो सोचने लगा, या पंडित ठीक है। पंडित जी, फिर तो आप ही आइए। आप जैसे ब्राह्मण की ही मुझे तलाश थी। उधर पंडित मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। अगले दिन सुबह सुबह सेठ हजारी प्रसाद बड़ी बेचैनी से पंडित का इंतजार करने लगा। उसने मन मारकर भोजन की तैयारी तो करवा दी थी, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि हर खर्च होता हुआ दाना उसके दिल में चुभ रहा है। बार बार वो दरवाजे की तरफ देखता, फिर घड़ी की तरफ। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। देखते ही देखते सुबह के 9 बज गए, लेकिन पंडित जी का कहीं पता नहीं था। फिर 10 बज गए। अब सेठ की बेचैनी गुस्से में बदलने लगी। भाग्यवान, मैं दुकान जा रहा हूं। अगर मेरे जाने के बाद पंडित आए तो उसे भोजन करा देना, लेकिन ध्यान रखना, ज्यादा खर्च मत करना। इतना कहकर सेठ दुकान के लिए निकल गया। उसके जाते ही घर में सन्नाटा छा गया और ठीक दोपहर के समय करीब 12 बजे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन है? मैं हूँ सेठानी जी, पंडित। सेठानी ने तुरंत दरवाजा खोला और बड़े आदर से पंडित को अंदर। सेठानी बड़े सम्मान से उनके हाथ पैर धुलवाने लगी, लेकिन तभी अचानक पंडित जी की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे पंडित जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं सेठानी जी, इस घर में तो मैं कई साल पहले भी आया करता था, जब आपके सास ससुर जिंदा थे। आपकी सासू माँ तो देवी समान थी। जब भी मुझे भोजन के लिए बुलाती थीं, तो हाथ पैर धुलवाते समय दक्षिणा जरूर देती थीं। इतना सुनते ही भोली सेठानी भावुक हो गई। उसे लगा कि सच में उसकी सास बहुत दानी रही होंगी। सासू माँ नहीं है तो क्या हुआ पंडित जी, मैं तो हूँ ना। मैं उस रीत को नहीं टूटने दूंगी। इतना कहकर सेठानी तुरंत अंदर गई और पैसे लाकर पंडित को दक्षिणा में दे दिए। पंडित मन ही मन खुश हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी नकली दुख बना हुआ था। इसके बाद सेठानी ने पंडित के सामने स्वादिष्ट भोजन परोस दिया। गर्मा गर्म पूरियां, सब्जी, मिठाई। पंडित बड़े मजे से खाने। पेट भरकर खाना खाने के बाद पंडित ने फिर से रोने का नाटक शुरू कर दिया। अब क्या हुआ पंडित जी? खाने में कोई कमी रह गई क्या? नहीं सेठानी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपकी सासू माँ की याद आ गई। वो भोजन कराने के बाद दक्षिणा भी देती थी और साथ में आटा, चावल और दाल का दान भी करती थी। रुकिए पंडित जी, जैसा पहले होता आया है वैसा ही अब भी होगा। इतना कहकर उसने तिजोरी से पैसे निकाले और साथ में आटा, चावल, दाल भरकर एक बड़ा झोला पंडित को दे दिया। पंडित खुशी खुशी सामान उठाकर वहां से निकल गया। उधर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था
कि शाम को सेठ के घर में तूफान आने वाला है। सेठ को जब पता चला कि पंडित ने उसे फिर बेवकूफ बना दिया है, तो वो गुस्से से लाल होकर पंडित के घर पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित और पंडिताइन ने एक नया नाटक रच रखा था। घर के अंदर सफेद चादर ओढ़े पंडित लेटे हुए थे और पंडिताइन जोर जोर से रोने का नाटक कर रही थी। पंडित बाहर निकल, आज तुझे नहीं छोड़। हाय दैया रे, पंडित जी हमें छोड़कर चले गए। क्या? ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं, सुबह खाना खाने गए थे, जब से आए हैं जब से ही दे उल्टी दे दस्त, दे उल्टी दे दस्त। अब इनके अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं हैं। ये लो पैसे, अच्छे से संस्कार कर देना। डर के मारे सेठ तुरंत वहाँ से भाग गया। जैसे ही वो दूर पहुंचा, सेठ के यहाँ अगले दिन पंडित ने फिर जाके सेठानी को बेवकूफ बनाया और ढेर सारा धन ले आया। जब सेठ को पता चला तो वो पंडित के घर जाकर माफी मांगने। पंडित जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं कंजूसी छोड़ दूंगा, गरीबों को भोजन कराऊंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कंजूसी और लालच इंसान को मुसीबत में डाल देते हैं।